सामाजिक न्याय। न्याय से आशय किसी व्यक्ति को समय रहते हुए वह सुनिश्चित कराने से है जिसका वह उत्तराधिकार हो, फिर चाहे वो सजा हो या पुरस्कार। न्याय के लिए किसी भी शासन व्यवस्था में निम्नलिखित 3 घटकों का होना अनिवार्य है। विधि का शासन होना। न्याय के संदर्भ में सिर्फ कृत्य से को नहीं अपितु साथ ही मंशा को भी संज्ञानित करना। किसी भी पक्ष को पुरस्कृत या दंडित करने से पहले पारदर्शी रूप से सभी पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए। किसी भी समाज में सामाजिक न्याय से आशय उस समाज में स्वीकृत नियमों के अनुसार न्याय सुनिश्चित करने से है। वर्तमान युग में विशेषकर फ्रांस की क्रांति तथा अमेरिकी की क्रांति के बाद समता, भ्रातृत्व तथा न्याय को मूलभूत मानवीय नियम माना गया है। यही कारण है कि 20वीं सदी में सामाजिक न्याय से आशय समाज के सभी वर्गों में समता, भ्रातृत्व तथा न्याय को सुनिश्चित करना सामाजिक न्याय कहा जाता है। इस सामाजिक न्याय को हासिल करने के निम्नलिखित 3 उपमार्ग देखे गए। मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जो सभी में समान वितरण करते हुए वर्गहीन समाज बनाने की बात करता है। दूसरा है सामाजिक न्याय के संदर्भ में उदारवादी का सिद्धांत। यह सिद्धांत टपकन ट्रिकल डाउन आधारित है, अर्थात जब आर्थिक प्रगति होगी तो स्वतः ही सामाजिक न्याय होना प्रारंभ हो जाएगा। तीसरा है सामाजिक न्याय हेतु सुरक्षात्मक भेदभाव द्वारा लोक कल्याण। इस सिद्धांत के अंतर्गत सुभेद वर्गों के संदर्भ में सुरक्षात्मक भेदभाव तथा सभी वर्गों हेतु मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाता है। सुरक्षात्मक भेदभाव से आशय यह है कि समाज में कमजोर या सुभेद वर्गों को चिन्हित करते हुए उनके समावेश हेतु अतिरिक्त प्रयास किए जाए ताकि असमानता को कम किया जा सकता है। आरक्षण की अवधारणा इसी पर आधारित है। यद्यपि इसमें दो मत नहीं है कि सुरक्षात्मक भेदभाव को भी बढ़ाता है, परंतु उनको दी गई अतिरिक्त सहायता धीरे धीरे उस भेदभाव को छीड़ करती है। अतः इस सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित 3 बातें अंतर्निहित हैं। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे तथा यह राज्य की जिम्मेदारी है कि सुभेद वर्गों हेतु सुरक्षात्मक भेदभाव हो। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि सभी की मूलभूत आवश्यकताएं शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा इत्यादि सुनिश्चित हो। जॉन रॉल्स की सामाजिक न्याय की परिकल्पना। जॉन रॉल्स ने अपनी चर्चित पुस्तक द आइडिया ऑफ जस्टिस में सामाजिक न्याय के निम्नलिखित 2 घटक बताए। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के प्रत्येक वर्ग को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध हो रही हों तथा इन स्रोतों की उपलब्धता उनकी आवश्यकताओं पर आधारित हो, न कि क्षमताओं पर। राज्य की नीतियों में लोक कल्याण प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि के संदर्भ में सभी के पास समान अवसर उपलब्ध हो। जॉन रॉल्स के सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समाज न्याय सुनिश्चित करने तो निम्नलिखित 5 घटकों का अनिवार्य है। पहला कि समता आधारित नीतियां, दूसरा है जन भागीदारी, तीसरा है मानव अधिकारों का संरक्षण, चौथा की विविधता को स्वीकृति और 5वां शिक्षा, स्वास्थ्य के संदर्भ में समान अवसर होना। अमर्त्य सेन ने सामाजिक न्याय के संदर्भ में यह चिन्हित किया कि सामाजिक न्याय हेतु आर्थिक प्रगति का होना अनिवार्य है तथा राज्य की प्राथमिकता लोक कल्याण आधारित नीतियां की होनी चाहिए, परंतु इन नीतियों में चयन का विकल्प भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अमर्त्य सेन के अनुसार सामाजिक न्याय के 2 पहिए हैं, आर्थिक प्रगति और लोक कल्याणकारी नीतियां, जिसमें चयन के विकल्प भी होने चाहिए। इस क्रम में स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण है कि 1947 से 1991, जिसमें आर्थिक प्रगति एवं लोक कल्याण दोनों राज्य की जिम्मेदारी थी। दूसरा के 91 से 2004, आर्थिक प्रगति निजी क्षेत्र मतलब एलपीजी और लोक कल्याण राज्य की जिम्मेदारी होगी। 2004 से अब तक गवर्नमेंट टू गवर्नेंस वाला सिस्टम। विकास उद्योग की परिकल्पना एवं उसके हितधारक। विकास स्वयं में एक गुणात्मक शब्द जिसका आशय महज आर्थिक प्रगति नहीं अपितु लोगों के जीवन स्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि संदर्भ में उधर्गमन मतलब अपवार्ड मूवमेंट से तथा इस विकास के लक्ष्य को हासिल करने में जो सहयोगी हो उसे विकास उद्योग के रूप में देखा जाता है। साधारणतः विकास उद्योग में निम्नलिखित 2 आयाम हो सकते हैं। पहला 1991 से पहले विकास उद्योग की एक गुणात्मक परिभाषा थी, जिसके अंतर्गत विकास उद्योगों से आशय उन सभी उद्योगों से था जो विकास की प्राथमिकता देते हों, अर्थात महज लाभ अर्जित करना उनका उद्देश्य ना हो। 1991 के पश्चात जब पूरे विश्व में पारदर्शिता, जवाबदेही जैसे नए मानकों पर शासन व्यवस्था ने गवर्नमेंट से गवर्नेंस का दृष्टिकोण अपनाया, विश्व बैंक के अनुसार गवर्नेंस से गवर्नमेंट प्लस सिविल सोसाइटी, तो विकास उद्योगों की एक नई परिभाषा परिचालन में आई, जिसके अंतर्गत विकास उद्योग से आशय विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के पेशेवर दृष्टिकोण के साथ
उद्यम करने से। इस परिभाषा के अंतर्गत विकास उद्योग को निम्नलिखित 3 संदर्भों में पेशेवर होना चाहिए। आगत निर्गत मतलब इनपुट आउटपुट के घटकों को समझते हुए क्षमता या दक्षता को बढ़ाना। बेहतर ट्रेनिंग एवं कौशल प्रशिक्षण द्वारा प्रोफेशनल मानव संसाधन तैयार करना। शोध एवं नवाचार के माध्यम से विकास उद्योगों की गुणवत्ता तथा दक्षता को बढ़ाना। वर्ष 2006 से नई लोक नीतियों में विकास उद्योगों के पेशेवर दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जा रही है। यही कारण है कि 2006 के बाद सरकार मुख्य रूप से व्यवस्थापक की भूमिका निभा रही है तथा लोक कल्याण का कार्य भी अब विभिन्न निजी क्षेत्र की सिविल सोसाइटियों, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि द्वारा किया जा रहा है। सरकारी व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु सूचना के अधिकार जैसे सक्रिय फीडबैक, सोशल ऑडिट तथा भागीदारी इत्यादि के माध्यम से विकास को त्वरित करने का प्रयास कर रही हैं। इस विकास उद्योग में हितधारकों में सरकारें, लाभार्थी, विभिन्न सिविल सोसाइटी, सोशल ऑडिट से संबंधित घटक, प्रशासन, स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। गैर सरकारी संगठन ऐसा संगठन जो शासन एवं व्यक्ति के बीच एक सेतु हेतु होते हुए शासन के उद्देश्यों में सहायक हो। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के द्वारा एनजीओ बनाया जा सकता है। इसके अंतर्गत स्वैच्छिक समूहों का रजिस्ट्रेशन जो लोक कल्याण में सरकार का सहयोग करे। इसके लिए है कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 8 और स्वैच्छिक समूह नियमावली 2008। कोई भी व्यक्तियों का समूह एनजीओ बना सकता है। इसके लिए दिए गए प्रारूप में उन्हें सभी आवश्यक जानकारियां संबंधित जन कल्याण, समाज कल्याण विभाग राज्य स्तर पर या सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय केंद्र स्तर पर को उपलब्ध करानी होती है। इन जानकारियों में संस्था के सदस्यों की जानकारी, उद्देश्यों की जानकारी, कार्यक्षेत्र, संस्थागत ढांचा इत्यादि जानकारियां उपलब्ध करानी होती हैं। साथ ही संस्था की नियमावली भी उपलब्ध, बाय लॉ भी उपलब्ध कराना होता है। यदि इसमें कोई संशोधन करना हो तो दिए गए संशोधन प्रारूप में इसकी स्वीकृति अनिवार्य है। इन एनजीओ के आर्थिक स्रोतों में विभिन्न माध्यमों से स्व आय के स्रोत बनाना, निजी एवं सरकारी स्रोतों से आर्थिक सहयोग, निजी स्रोतों द्वारा दी गई धनराशि पर आयकर की धारा 80G के अंतर्गत फिर से बनाता हूँ। इन एनजीओ के आर्थिक स्रोतों में पहला है विभिन्न माध्यमों से स्व आय के स्रोत बनाना, दूसरा कि निजी एवं सरकारी स्रोतों से आर्थिक सहयोग, निजी स्रोतों द्वारा दी गई धनराशि पर आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर लाभ भी दिए जाते हैं, बशर्ते उस संस्था को इसके संबंधित अनुमति हो। साथ ही यदि FCRA विदेशी सहायता नियमावली अधिनियम 1976 के अंतर्गत यदि आवश्यक मानक पूरे हो तो अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी प्राप्त हो सकती है। एनजीओ के प्रकार। गवर्नेंस के सहयोगी स्वरूप वाले अधिकांश एनजीओ इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजाति हितार्थ, बाल मजदूरों के पुनर्वास, वृद्धाश्रम इत्यादि घटकों में सहयोगी होते हैं। दूसरा है कि शोध संबंधी एनजीओ। इसके अंतर्गत वे एनजीओ आते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में शोध के माध्यम से आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। जैसे प्रथम, शिक्षा के क्षेत्र में ASER एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में डाटा कलेक्शन के रूप में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ग्रीन प्रेस, ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट इत्यादि। इसके द्वारा दी गई आंकड़ों का इस्तेमाल नीतियां बनाने हेतु किया जाता है। तीसरा है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व वाले एनजीओ। ये लोकतंत्र में एक विशेष विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा राजनीतिक संप्रेषण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे राजनीतिक दल एवं दबाव समूहों में अंतर होता है कि राजनीतिक दल प्रत्यक्ष रूप से निर्णय या भागीदारी लेते हैं, जबकि दबाव समूह अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी लेते हैं। एनजीओ के प्रमुख कार्य: शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक कल्याण के संदर्भों में सरकार की सहायता प्रदान करना तथा इस प्रकार शासन का सार्थकता को बढ़ाना। दूसरा कि विकास उद्योगों हेतु कुशल मानव संसाधन तथा नवाचार के स्रोत उपलब्ध कराना, मतलब लोगों को ट्रेनिंग इत्यादि के माध्यम से। तीसरा, संप्रेषण द्वारा लोकतांत्रिक कमी को पूरा करना। एनजीओ से संबंधित चुनौतियां: आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में एनजीओ विचारधारा या अन्य कारणों के चलते अनावश्यक दबाव व्यवस्था पर बना सकते हैं, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप
प्रशासनिक दूरगामी नीतियों के स्थान पर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट संघर्ष का प्रबंधन वाला दृष्टिकोण अपना लेती हैं। गैर सरकारी संगठनों का हस्तक्षेप संस्थागत अपराधों के रूप में भी दिखाई पड़ता है, जैसे धन शोधन, टेररिस्ट फंडिंग इत्यादि। परंतु इन सभी चुनौतियों के बावजूद 21वीं सदी की शासन व्यवस्था में विकास उद्योगों के संवर्धन हेतु एनजीओ की अनिवार्य भूमिका है। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्वयं सहायता समूहों से आशय एक ऐसे सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का साथ आते हुए स्वरोजगार तथा सशक्तिकरण के प्रयासों से है। यह समूह साथ आते हुए एक सामाजिक पूंजी का निर्माण करते हैं। भारत में स्वयं सहायता समूहों तथा सहकारिता की भावना प्रारंभ से ही समाज का हिस्सा रही है, परंतु आधुनिक समय में स्वयं सहायता समूहों को 1920 के दशक में मद्रास प्रेसिडेंसी से प्रारंभ हुआ माना जाता है, जिसके निम्नलिखित 4 लक्षण थे। स्वयं से नियंत्रित होता हुआ समूह, स्वयं से प्रबंधित होता समूह, परस्पर सामाजिक दबाव द्वारा एक दूसरे पर नियंत्रण, एक जैसा या सुमेल होते उद्देश्य। स्वतंत्रता पश्चात 1970 के दशक में जहां एक तरफ सेवा जैसे संस्थान विकसित हुए, वहीं साथ ही बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की परिकल्पना ने भी स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया। स्वयं सहायता समूहों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पड़ाव 1986 में आया, जब नाबार्ड ने इस स्वयं सहायता समूहों को स्वीकृति प्रदान की, जिसके अंतर्गत कम से कम 20 सदस्यों का जो एक जैसी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को का एक समूह स्वरोजगार के विकल्प हेतु स्वयं को SHG के रूप में पंजीकृत कर सकता है। इस दिशा में जो भी प्रोजेक्ट कास्ट होगी, उसका 90% तक लोन नाबार्ड द्वारा संबंधित ग्रामीण कोऑपरेटिव RRB इत्यादि के सहयोग से दिया जा सकता है। शेष 10% समूहों को स्वयं एकत्रित करना होगा। अगला है कि यह ऋण 4% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है तथा इस संदर्भ में स्वयं सहायता समूहों का एक सेविंग अकाउंट खोला जाता है। तीसरा है वर्ष 1992 में SHG बैंक लिंक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके उपरोक्त प्रावधानों को सीधे बैंकों से जोड़ दिए गए। वर्ष 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को स्वयं सहायता समूहों पर आधारित करते हुए रोजगार को प्रोत्साहित दिया गया। 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा 2017 में दीनदयाल अंत्योदय के अंतर्गत भी स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करते हुए आजीविका के विकल्प ढूंढे जा सके। इस संदर्भ में दर्पण एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है। स्वयं सहायता समूहों के कार्य: बचत को प्रोत्साहित देते हुए स्वरोजगार के विकल्पों को बढ़ावा देना, माइक्रो फाइनेंस के लिए बैंकों एवं सुभेद वर्गों के बीच एक मध्यस्थता का काम करना, महिला सशक्तिकरण में अभूतपूर्व योगदान, उदाहरण के लिए कुटुंबश्री, सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहित देते हुए सामाजिक समरसता स्थापित करना, वित्तीय समावेश को प्रोत्साहन देना। स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में चुनौतियां: जाति, धर्म तथा प्रतिस्पर्धा के आधार पर विघटित समाज जिसमें सामुदायिकता की भावना में कमी है, स्थानीय प्रशासन की तटस्थता, ज्ञान एवं कौशल प्रशिक्षण का अभाव, ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था की अनुपलब्धता, स्वयं सहायता समूह के नाम पर हुए फर्जीवाड़े। सरकार को एक सुविधा प्रदाता एवं एक नियामक बनाते हुए स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकारी तथा कारपोरेट जगत द्वारा इन स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की खरीद को प्रोत्साहित दिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया एवं मास मीडिया के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन करना चाहिए तथा एक स्वतंत्र संस्था द्वारा एक स्वयं सहायता समूहों की मॉनिटरिंग एवं स्केलिंग करना चाहिए।